आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए, इसको देना चाहती हैं दे दीजिए। थैंक यू सर। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड हमारे सामने है और इसको देख करके लगता है कि आप साइंस की अच्छी स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में आपकी विशेषज्ञता है। जी सर। 2014 में आपने फिजिक्स में एमएससी किया, अब आ रही साक्षात्कार देने। सर मेरी जॉब 2016 में लग गई थी। मैंने रिसर्च इनरोल किया था 14 के जस्ट बाद। ठीक है, तो 16 में मेरी सर जॉब लगी थी। तो जीबी पंत पॉलीटेक्निक मोहान रोड पे अभी मैं लेक्चरर फिजिक्स के पद पे कार्यरत हूँ। जीबी पंत पॉलीटेक्निक कहाँ पर है ये? मोहान रोड लखनऊ। अच्छा अच्छा, उस आप लेक्चरर ऑलरेडी हैं। जी सर। 2015 में सर दिया था तैयारी, शुरू से एक ड्रीम था मेरा इसको लेके। लेकिन 15 में मैंने मीन्स लिखा था, पर सब्जेक्ट मेरा सर ऑप्शनल थोड़ा गलत फिलअप हो गया था। समाज कार्य और समाज शास्त्र में थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। मुझे सोशल वर्क लेना था, लेकिन हिंदी सर समझ नहीं आया था मुझे लगा समाज शास्त्र समाज कार्य ही होता है। तो मेरा सब्जेक्ट सर एंड टाइम पे चेंज हो गया था, तो वो मेरा मीन्स नहीं हो पाया। उसके बाद सर मैंने ज्वाइन कर लिया था कॉलेज। तो कॉलेज का सर थोड़ा सा माहौल ऐसा नहीं था, थोड़ा सा बच्चे मतलब क्लास में ओरिएंट नहीं होते थे, क्लासेस भी नहीं चलती थी और दंगे वगैरह थोड़े से होते थे। तो आप बहुत अच्छी जगह हैं। जी सर। जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में आप फिजिक्स की लेक्चरर हैं। जी सर। और टीचिंग से अच्छा तो कोई जॉब होता नहीं, रॉयल बादशाहत है इस जॉब में। जी सर। और यहाँ आप आएंगी, वहाँ स्विच करके आप आना चाहेंगी या आने के कगार पर हैं? क्यों आखिर ऐसा कर रही हैं? बहुत अच्छी जगह पर हैं हम लोगों की नज़र में आप। नो डाउट सर, बहुत नोबल जॉब है टीचिंग। लेकिन सर जो कमियां मुझे नज़र आती हैं, तो जब उसको दूर करने की बात आती है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन की पावर वहाँ पे नहीं है। इसके सर प्रमुख 2-3 कारण हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण तो यही है कि जब मुझे कोई कमी नज़र आती है तो मेरे पास इम्प्लीमेंटेशन की पावर वहाँ नहीं है। और दूसरा सर ये है कि मेरा शुरू से एक मन था कि मैं पब्लिक इंटरेक्शन में रहूं और डिफरेंट डायमेंशन में अपनी क्षमताओं को प्रूव कर सकूं। और तीसरा सर ये है कि मेरा जो पोस्ट है सर यहाँ पे वो नॉन टेक्निकल है, तो मेरा सर प्रमोशन नहीं हो सकता है एज अ हेड या फिर प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये भी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं कि अगर मुझे आगे पढ़ना है तो मैं अपने ड्रीम को ही परस्यू करूं। इम्प्लीमेंटेशन की बात जहाँ तक है, यहाँ बहुत लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्रीडम होगी आपके पास डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद। जी सर। लिमिटेशंस बहुत होंगी, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेज हैं, जी सर। और उनके बीच में आपको काम करना पड़ेगा। अभी कम से कम आप एक शैक्षणिक परिवेश में काम कर रही हैं, माहौल वहाँ अच्छा है। जी यहाँ सर। तहसील के स्तर पर आपका ऑफिस होगा, जी सर। शायद आपका कभी सरोकार पड़ा हो ऐसे ऑफिस से, तो उसकी तुलना में आप देख पाती होंगी कि लखनऊ में ही आपको रहना होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है सर। और यहाँ तो बोरिया बिस्तर कभी महीने भर में जी बनता सर। है तो कभी 2 दिन बाद। सर लाइफ में चैलेंजेस अगर आती हैं तो कहीं ना कहीं हम एनर्जेटिक बने रहते हैं और मुझे वो चीज़ सर पसंद है। कहीं ना कहीं जॉब तो बहुत अच्छी है पर मोनोटोनस हो जाता है एक ही सिलेबस बार बार पढ़ाना। तो मुझे मन करता है कि रोज़ नया चैलेंज अगर रहे तो मैं कुछ अपना प्रूफ कर सकती हूँ। रात में जब मैं जाऊँ सोने तो मुझे लगे कि हाँ आज मैंने कुछ सार्थक काम किया है। ऐसा नहीं है मैं इस टीचिंग को कम नहीं आंक रही हूँ, लेकिन सर रोज़ पठन पाठन तक ही मेरा काम सीमित है यहाँ पे। और अगर मैं कुछ बदलाव लाना भी चाहती हूँ तो वो बच्चों को भड़काते ज़्यादा है। कुछ अपनी वीकनेसेस बताइए। मेरी वीकनेसेस हाँ, सर मेरी इस टर्न तो आपकी कई समझ में आ रही है हमें। जी कुछ सर। वीकनेस बताइए। सर मेरी वीकनेस ये रहती है, जो मैं जितना मुझे डेली मैं एक टारगेट बनाती हूँ कि मुझे आज ये काम करने हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं प्रायोरिटी में मिस कर जाती हूँ। जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट रहती है तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे रोज़ अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं मुझे आज अपना जो टारगेट लिस्ट मैंने बनाया मुझे करना है चीज़। ये तो बड़ी कमी है, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे आप
इसी और को एज अ चैलेंज सर मैंने लिया है, और जो मुझे पूरा करके दिखाना है। यहाँ नहीं पूरा हो रहा, ये तो कमी है आपकी, वहाँ कैसे पूरा करेंगी? नहीं सर, अब मैंने इस पर बहुत काम किया है। अच्छा, काम किया आपने। जी सर। चलिए, और कोई कमी? और तो सर मुझे कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आती है अपने अंदर। कमी से हम लोगों को आप अवेयर नहीं कराना चाहती हैं कि नज़र नहीं सर आती ये है? मैंने बहुत बड़ी कमी बताई है। अच्छा, यहाँ कई गिनाया आपने। सर कमी मेरे हिसाब से यही है कि जो मुझे एक टारगेट चाहिए होता है उसके लिए पूरा एनर्जेटिक होके मुझे लगना चाहिए था, जो कि एक तरीके से मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं ये मेरी कमी ही है कि मुझे इतना समय लग गया यहाँ तक पहुँचने में। चलिए, फिजिक्स में एक इशू हमें नहीं समझ में आता है, जियो मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। और आपको पहले ही बता दें कि ये मत कहिएगा कि ये तो ज्योग्राफी वाले बताएंगे। ज्योग्राफी वाले सर बोलते हैं कि फिजिक्स वाले बताएंगे, इसको ठीक से समझाएंगे। जी सर। तो आज तक हमारे समझ में आया नहीं भूचुंबकत्व क्या है, क्या इसके कारण है। आप तो पढ़ाती हैं, तो हमारी अपेक्षा आपसे थोड़ी है कि आप क्लियर करेंगी। जियो मैग्नेटिज्म सर ये है कि जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक एक कुछ समय अंतराल के बाद चेंज होता रहता है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो हमारे मैटर्स हैं, जो अर्थ के एटम्स हैं या मैटर जिन एटम से मिलके बना हुआ है, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ओरिएंट करता है। तो इसीलिए हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई भी जो हमारा रॉक है, जियो मैग्नेटिज्म की जहाँ तक बात आती है, तो जो जियोलॉजी है हमारे अर्थ सरफेस की, वो कितनी पुरानी है वो हम इसी पैटर्न से निकालते हैं कि जो वहाँ का मैटर है या जो भी एटम से बना हुआ है वो मैटर, उसका ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में है, उसको हम उससे कंपेयर करते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस हिसाब से वेरी की है। जैसे मिड ओशियानिक रिज की अगर हम बात करें। नहीं, हम जानना चाहते हैं कारण क्या है जियो मैग्नेटिज्म का, ये स्पष्ट हुआ आज तक? सर जो हमारा अर्थ है, हाँ। उसके जो कोर है उसमें आयरन है, जिसको हम बोल सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। नहीं, ये तो आप एक कारण पर जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जियो मैग्नेटिज्म के कई कारण बताए जाते हैं, अलग अलग थियरीज हैं उसकी, और फिर एक लाइन में ये लिखा मिलता है किताबों में जी सर। कि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है इसका। जी सर। तो जो सबसे उपयुक्त कारण हो उसको बता दीजिए। सर मुझे इन जो टोटो तो यही लिखा मिलता है निष्कर्ष के तौर पर कि अभी जियो मैग्नेटिज्म का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी सर। सर जितना मैं मतलब मुझे फिजिक्स से रिलेट करके मैं बता सकती हूँ जी। मुझे यही है कि जो अर्थ के अंदर कोर है उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। उसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के कारण उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और जो सन से रेज आ रही होती हैं, सोलर रेडिएशन जो आ रही होती हैं, उनके इंटरैक्शन उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं दोनों के इंटरैक्शन की वजह से ही होते हैं, और उसी चेंजेस को जियो मैग्नेटिज्म के रूप में हम देख पाते हैं। चलिए, ठीक सर। अपने फिजिक्स में मास्टर किया है। जी सर। राइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या डिफरेंसेस है? सर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ अ बीम फ्रॉम सेम मीडियम. The beam is going from one medium and it is reflecting back to the same medium. While in refraction, the beam is going from one medium to another medium and its path is deviated from its original path. ओके। एक कॉन्सेप्ट आया था पूरा करके, पूरा PURA, जी सर। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, पूरा मॉडल। यस सर। प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया। यस सर। याद है, पता है कुछ इसके बारे सर में? ये यही मतलब मुझे इसके बारे क्या में मोटिव क्या था इसके पीछे, क्यों ऐसा उन्होंने बोला था? सर मुझे जो ध्यान आ रहा है पूरा मॉडल को लेके, वो विलेज लेवल पे सेल्फ सफिशिएंसी की बात उनके द्वारा की गई थी, कलाम साहब जी के द्वारा।
और उसमें सर विलेज लेवल पे कैसे हम उस इकॉनमी को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, मतलब कुटीर उद्योग या फिर कहें एग्रीकल्चर से जो डिस्पोज निकलता है उससे एनर्जी जनरेट करके वहाँ के लोगों को कैसे हम स्वरोजगार दे सकते हैं कि वो अर्बन सेक्टर से कम्पीट कर सके, मतलब लोगों को माइग्रेट होकर अर्बन की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम लोकल लेवल पे जॉब्स वहाँ पे पहुँचा सकें तो करंट में गवर्नमेंट ऐसे क्या कर रही है कि ये जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन ये रोक पाए? सर यूपी सरकार, यूपी गवर्नमेंट, हाँ यूपी गवर्नमेंट ऐसे सर। क्या कर रही है? ODOP का कंसेप्ट हम लोग लेके आए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, जिसमें हम सर मार्केटिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोई उत्पाद जो फेमस हो वहाँ का उसको लेते हैं और उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको लेबलिंग, मार्केटिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब उसका एक सर ग्लोबल लेवल पे उसको हम एक ब्रांड बना सकें ताकि वहाँ के लोगों को जॉब भी मिले और हमारी इकोनॉमी में फ़ायदा भी मिले। कुछ एग्जांपल बताइए एक दो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट किया गया हो और उसका एक सक्सेस स्टोरी हो। सर अभी तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, अब अगर हम प्रयागराज का ही ले लें तो हमारा मूंज का प्रोडक्ट है सर। तो मूंज की जो एक तरीके का जूट टाइप का ही होता है जिससे हम चटाइयाँ, टोकरियाँ, इस तरह की चीज़ें जो डेली आइटम के लिए यूज़ भी होती हैं और प्लस डेकोरेटिव आइटम्स भी इसमें हम बनाते हैं। और अभी जो आने वाला महाकुंभ है हमारा, या जो छोटे मोटे मेले लगाते रहते हैं, उसमें हम इसका बहुत बड़ा एक योगदान देखेंगे जिससे हमारे जो लोकल लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं, MSME सेक्टर है, इस सेक्टर जो भी इस विषय में काम कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा एक रोजगार और उनकी चीज़ों को एक ना प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी है और न्यूक्लियर पावर भी है। इनका कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से है? सर अगर सोलर एनर्जी की हम बात करें तो अभी सर लगभग 75 गीगावाट हम जनरेट कर पा रहे हैं। और अगर हम विंड एनर्जी, इसके सेकंड नंबर पे सर हमारा विंड एनर्जी आता है, वो लगभग 52 गीगावाट है, जिसको अगर हम देखें तो शायद 11% है कंट्रीब्यूशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके नीचे आता है सर हाइड्रो पावर आता है हमारा, जो कि थोड़ा कम है, इससे 10% के अप्रॉक्स है, जो कि 42 गीगावाट है लगभग। और फिर इसके नीचे सर हमारा न्यूक्लियर पावर आता है जो 2%, बहुत कम है उसका अभी लगभग। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक नया टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का, कितना है वो टारगेट? अच्छा, जो नया हमारा नया टारगेट, हाँ, जी सर, हमें 500 गीगावाट सर जनरेट करना है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ओके, स्मार्ट सिटी क्या होता है? स्मार्ट सिटी में सर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ICT का यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो भी अर्बन प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो उनका सॉल्यूशन है वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हो गया अर्बनाइजेशन, या ट्रैफिक की समस्या हो गई, या जो गवर्नेंस जो हम हैं वो हम ऑनलाइन पोर्टल की मदद से क्वालिटी सर्विस डिलीवरी देने का काम करते हैं। और सर जहाँ तक बात आती है जॉब इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसमें भी जो हमारे नए जो IR आ रहा है, IR 4.0 आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं सर, कैसे हम अपने मतलब क्षेत्र को स्मार्ट बना सकते हैं। हम कब कहेंगे कोई सिटी स्मार्ट सिटी है? एक कोई पैरामीटर है, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कब हम किसी सिटी को मान लेंगे हाँ ये स्मार्ट सिटी है? जो सर मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मतलब जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं हमारी, जब वो अच्छे से प्रोवाइड हो रही होंगी किसी भी क्षेत्र में, कोई समस्या ऐसी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि वो स्मार्ट सिटी है। सस्टेनेबिलिटी का नाम आपने सुना है कि जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी सर। कहीं ना कहीं स्मार्टनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, इन दोनों के बीच में सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसको, कि मतलब आने वाली जनरेशन पे कोई बर्डन ना पड़े। हम जो जनरेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम दे के ही जाएंगे, हम बर्डन नहीं बनेंगे आने वाली जनरेशन पे। इंडिया का क्या अचीवमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, SDG के कॉन्टेक्स्ट में? सर अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले तो SDG 6 को मैं लेना चाहूँगी, जिसमें आता है स्वच्छ भारत मिशन हमारा। तो अगर हम यूपी की बात करें तो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट हमारे ODF घोषित हो गए, ओपन डेफिकेशन फ्री हैं हमारे। और अगर हम बात करें इनोवेशन सेक्टर की, जो कि हमारा SDG 7 है,
तो उसमें अगर हम यूपी की बात करें तो वो हमारा 7th रैंक पे आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हेल्थ सेक्टर में सर अगर हम बात करें तो यूपी वैसे तो नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अगर इंक्रीमेंटल इंक्रीज की बात करें तो यूपी टॉप करता है। तो हेल्थ सेक्टर में भी हम अच्छा देख पा रहे हैं। और सर जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात है, या बोल सकते हैं हम लोग जीरो हंगर, जो कि हमारा है SDG 2, तो उसमें भी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें लगभग हम 90% से ज़्यादा लोगों को सिक्योर दे रहे हैं फूड। तो इसमें भी अच्छा परफॉर्म। ODF एंड ODF प्लस में क्या डिफरेंस है? सर ओपन डेफिकेशन फ्री, सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैं एक अनुमान लगाना चाहूँगी इस पे। ODF में सर ये है कि जो टॉयलेट्स हैं वो सब बने हों, कोई ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा हो। और ODF प्लस में सर ये है मेरे ख्याल से जो सीवेज वगैरह है उनका डिस्पोजल हम कैसे कर रहे हैं, उनसे हम कैसे वेस्ट टू वेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं, उससे अगर हम एनर्जी जनरेट कर सकें, मतलब वेस्टेज भी कम कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें एनर्जी जनरेशन में, या फिर एक तरीके का वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा। जब हम इस तरह की प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें लोग रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे। अभी आपने कहा फूड सिक्योरिटी, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग तो और पीछे चली गई है। जी सर। तो ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में ये दोनों चीज़, कि हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बट हमारा हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग पीछे खिसकती जा रही है। जी सर, इसको सर मैं इस तरीके से बोलना चाहूँगी कि हमारा सर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है बाकियों के कंपैरिजन में। जितना मतलब अगर देखा जाए जो लिस्ट बनाई जाती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो उसमें हमारी जो हम अब जो इंडिया है वो सर टॉप पॉपुलेटेड कंट्री में आ गया है। तो हमारे पास सर इतनी सारी जनता है, प्रोग्राम्स अपने लेवल पे सर हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत बाकी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन का या डिस्ट्रीब्यूशन का? फूड को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन है कितना सर है? सर अगर फूड ग्रेन्स की हम बात करें तो सर मैं डाटा थोड़ा सा मिस कर रही हूँ, लेकिन अगर यूपी का सर मैं थोड़ा सा है 600 लाख टन से ज़्यादा ही है। और जो अगर इंडिया के लेवल पे बात करेंगे तो सर और ट्रिलियंस में मेरे ख्याल से हो जाएगा। ओके, ग्राउंड वाटर को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं? ग्राउंड वाटर जी जो सर। गवर्नमेंट अभी एक स्कीम लेके आई है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई गई है, तो गवर्नमेंट ये टैप वाटर क्यों प्रोवाइड करना चाह रही है? ग्राउंड वाटर जैसा पहले चल रहा था उसको क्यों बंद करना चाह रही है? सर ग्राउंड वाटर जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो हम एक तरीके से अपनी वाटर सिक्योरिटी को लूज़ करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा हम ट्यूबवेल्स वगैरह से सिंचाई वगैरह करते हैं तो उसमें ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, तो जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत समस्या बन जाएगा, उनको जल की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो वो वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसी के चलते हम चाहते हैं कि जो लोग नीचे ज़मीन से कुआं खोद के या ट्यूबवेल खोद के पानी का यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे हम टैप वाटर से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो यूज़ करें। बट इरिगेशन को लेकर के ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं गवर्नमेंट की। ये जो ड्रिंकिंग वाटर में पानी का कंजम्पशन देखेंगे तो काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू जो हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। जी सर। तो आप जो कह रही हैं वो इरिगेशन को बता रही हैं। सर अगर अर्बन लेवल्स पे देखा जाए तो लोग अपना पर्सनल वो समरसेबल लगवा लेते हैं, तो वो भी समरसेबल भी बहुत नुकसान कर रहा है वाटर टेबल को। तो अगर टैप वाटर कनेक्शन पहुंचे, कुछ कंटामिनेशन जैसा कोई इशू नहीं है? वाटर कंटामिनेशन? जी सर वो भी है, वाटर कंटामिनेशन का भी इशू है। फ्लोरीन का और आर्सेनिक का भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जैसे जैसे वाटर टेबल नीचे जाता है तो इन सब चीज़ों की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती चली जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू बन जाता है लोगों के लिए आगे चल के। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? सर इसमें जो आने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब जो हमारे 21st सेंचुरी की ये सब नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसके चलते हमें भारत को ज़रूरी है कि इस रिवॉल्यूशन में वो कहीं पीछे ना रह जाए। इसीलिए अभी हम लोगों ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI भी होस्ट किया है और हमारे पास विश्व का लगभग 60%, 56 to 60% बोल सकते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन है। तो एक बहुत बड़ा हम इसको एज अ चैलेंज क्या बोले सर, उसको हम बून मान सकते हैं अपने लिए कि अगर हम शुरुआत से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाली नई टेक्नोलॉजीज में ही एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें अभी से ही तो हम बहुत प्रॉस्पर हो सकते हैं इस सेक्टर में।
कंफर्टेबल? आपको देख के लग रहा है आप जैसे सोई नहीं है, आंखें चढ़ी चढ़ी सी लग रही हैं। मैम एक्चुअली लखनऊ से ही सीधा आना हुआ अच्छा, और जॉब में छुट्टी नहीं लिया था, तो कल तक जॉब ही की है मैंने। अभी ठीक है, कंफर्टेबल? यस मैम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कुछ एक भारत की भाषाएं हैं जो लिस्ट करी गई हैं? किस अनुसूची में है और कितनी टोटल भाषाएं हैं जो लिस्ट करी गई हैं? शेड्यूल 8 में मैम है, 22 लैंग्वेजेस हैं। और ओरिजिनली कितनी थी? 22 स्टार्टिंग से थी या बाद में कुछ एडिशन डिलीशन कुछ हुआ? मैम बाद में एडिशन हुआ है, 21st अमेंडमेंट के थ्रू संथाली ऐड की गई थी। नहीं, 21st अमेंडमेंट इज ओके बट संथाली इज नॉट ओके। ठीक है, मैम, कोई मैं बात confuse हो रही नहीं, हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी टोटल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 20 है मैम। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैम 22 है शायद, मैम थोड़ा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस मैम। इसके निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? मैम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स फ्रॉम बोथ हाउस, सारे मेंबर्स? इलेक्टेड मेंबर्स मैम, इलेक्टेड ठीक है। मेंबर्स फ्रॉम द बोथ हाउस एंड इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? नहीं मैम। और जब इम्पीचमेंट तो मैम की प्रक्रिया उसमें उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? इम्पीचमेंट में मैम सारे जो इलेक्टेड हैं या फिर नॉमिनेटेड हैं, दोनों राज्यसभा और लोकसभा। अभी तक किसी राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हुआ है अपने यहाँ? नहीं मैम। श्योर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इस समय? मैम नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बार पढ़ा है पर ध्यान नहीं कर पा रही हूँ मैं। मैम इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही हैं वो। तो आए दिन चर्चा में रहते हैं, हाँ, ध्यान दीजिए। टी से नाम है मैम, याद नहीं आ रहा है मैम, माइंड नहीं का याद कर पा रहा थोड़ा सा। ठीक है। इजराइल और पैलेस्टाइन अभी न्यूज़ में है, यस मैम। क्या विवाद है दोनों के बीच में? किस बात को लेकर के वार चल रहा है? मैम इजराइल और पैलेस्टीनियन का जो इशू है वो हिस्टोरिकली भी थोड़ा सा रहा है, टेरिटरीज़ को लेके। जो पैलेस्टीनियन है मैम वो गाज़ा पट्टी में है और वेस्ट बैंक में है, और इजराइल बाकी क्षेत्र में है। थोड़ा सा मैम टेरिटोरियल इशू भी है और रिलीजियस इशू भी है जेरूसलम को लेके, जिनमें कि दोनों ही जो ज्यूज़ हैं और जो अरब्स हैं दोनों ही उसको अपना एक होली प्लेस मानते हैं, और वो अभी किसी एक के क्षेत्राधिकार में नहीं आ पा रहा है, तो उसको भी लेके थोड़ा सा इशू है। और मैम तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं हमारी, चूँकि वो ऐसी जगह पे उसका जियोग्राफिकल लोकेशन मैम कहीं ना कहीं रेड सी के आसपास है, तो वो ट्रेड रूट भी बहुत वैसा है, तो उनका भी इंटरफेरेंस मैम वहाँ पे बना रहता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में ब्रेन ड्रेन की। यस मैम। ब्रेन ड्रेन क्या है ये? मैम जो हमारे यूथ होते हैं जब वो हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो उनको मैम यहाँ पे जॉब उनके लेवल की नहीं मिल पाती है, और वो हाई लेवल जॉब ज्वाइन करने के लिए जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो बाहर मिलती हैं। इसके चलते वो मैम फॉरेन में जाके जॉब करना पसंद करते हैं। तो ये सही है आपके हिसाब से या ठीक नहीं है? मैम अगर देश के हित में देखें तो मैम ये नहीं है, क्योंकि उनको देश में ही रह के देश को ही आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन मैम अगर उनके इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखें तो उनको चूँकि मैम वहाँ पे बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो वो मैम वहाँ पे जाते हैं। तो मुझे लगता है मैम इसका सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए कि उनके लेवल की जॉब्स, और जो उनको एक जैसे एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि वो वहाँ तक जहाँ तक उनको मिलना चाहिए प्रमोशन, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाधित होता है, तो वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पे ज़्यादा बेहतर पा पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा बिना बायस्ड होके अगर उनको हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करें जो बाहर मिल रही है उन्हें, तो वो देश छोड़ के नहीं अच्छा। जाएंगे।
आपको पढ़ने लिखने के अलावा और क्या करना पसंद है? अगर मैं आपके कुछ रुचियाँ पूछूं जो आप खाली समय में करना पसंद करती हैं, क्या क्या है? कुछ एक दो। मैम रुचि ऐसे तो बहुत वैसी कुछ नहीं बन पाई क्योंकि बिजी शेड्यूल ही रहता है। तो जब मैम खाली रहती हूँ तो यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस हैं जैसे करंट अफेयर के या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियो या फिर मैम कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देख लेती हूँ। मोटिवेशनल वीडियोज से याद आया, मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत बाढ़ आई हुई है आजकल मार्केट में। आपको लगता है इनसे हमारे यूथ को या फिर और जो सेगमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के, वाकई में इस मोटिवेशनल चीज़ों से कोई फ़ायदा होता है या फिर इट्स जस्ट अ मार्केट प्रोपेगेंडा? मैम इस बात को ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट की तरह तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कुछ बहुत अच्छे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। तो जो मेंटल लेवल पे वेलबींग है कहीं ना कहीं बहुत इसका नुकसान हुआ है लोगों को। तो उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो पहले फैमिली प्रोवाइड कर दिया करती थी या हमारे पीयर ग्रुप्स प्रोवाइड कर दिया करते थे, लेकिन अब हम इंटरेक्शन उनसे बहुत कम कर दिए हैं। थ्रू व्हाट्सएप या फिर फेसबुक ही इंटरेक्शन हो रहा है, तो जो रियल इंटरेक्शन है वो मिसिंग है। तो जो भी हमें अगर मान लीजिए कहीं कुछ बुरा लगा है या हम डिप्रेस्ड हैं तो हम नहीं कह पाते हैं और उसी की वजह से थोड़ा सोसाइटल टेंडेंसी की तरफ भी हमारा यूथ जाता है। तो वहाँ पे मैम बहुत बड़ा रोल आता है हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का। तो वो अगर जो है कि उनकी बातों को सुन के अगर मोटिवेट हो रहे हैं और लाइफ में वापस से कम बैक करके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो मैम एक प्लस पॉइंट है। और जहाँ ठीक है, ये बताइए ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ध्रुवों पर या फिर इक्वेटर पे? मैम ध्रुव क्यों? मैम अगर हम इसको ऐसे फॉर्मूले से अगर सिर्फ समझना चाहें तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, मतलब G_ME/RE² होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड टाइप का है जिसको हम बोल सकते हैं कि पोल्स की तरफ से वो चपटा है। तो पोल्स पे जो रेडियस होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे ग्रेविटी जो है अगर रेडियस के इन्वर्सली दूसरे शब्दों में कहें डिस्टेंस, यस मैम, है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है सर। उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ा होगा आपने कुछ? यस सर। कब जन्म हुआ उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 सर। ठीक है। सीमा रेखा कितने स्टेट? सर 9 हैं। कौन कौन से? सर अगर ऊपर से काउंट करें तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश के किन जिलों को? सर जिला बताना है, नेपाल से टच उत्तर करती है। प्रदेश के किन जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? सर तराई क्षेत्र के जो जिले हैं वो नेपाल से सीमा लगाते हैं, जिसमें सर अगर बहराइच हो गया और लखीमपुर खीरी हो गया, महाराजगंज, सर एग्जाम ऑर्डर से नहीं याद है मुझे सारे जिले। कोई बात नहीं। कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है? हाँ। मध्य प्रदेश है सर। और कौन सा जिला है जी सर। जिसकी सीमा को कई राज्य स्पर्श करते हैं? सोनभद्र है सर। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है सर क्षेत्रफल के हिसाब से? सर लखीमपुर खीरी। जनसंख्या के हिसाब से? सर जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से? हापुड़ है सर। और जनसंख्या के हिसाब से? सर मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, ललितपुर या महोबा। सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का? अमीर? हाँ। गौतम बुद्ध नगर शायद। सबसे गरीब जिला? सोनभद्र। सर मैं कंफ्यूज हूँ, सोनभद्र है शायद। भारत का सबसे अमीर जिला? भारत का सबसे अमीर जिला सर
जिला सर भारत का। जिला सर नहीं पता। सबसे गरीब जिला भारत का। बिहार में सर होगा शायद। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति सर रिलायंस के अंबानी जी को ले सकते हैं। अंबानी में कौन अंबानी? दो अंबानी है। अनिल अंबानी सर, नहीं मुकेश अंबानी सर, सॉरी। अब तो ये चेंज हो गया आंकड़ा, एक दो दिन पहले फिर से सर अडानी जी बन गए। अडानी जी सर। हाँ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सॉरी, ये सबसे बड़ा गांव। सबसे बड़ा गांव सर? गांव। नहीं आइडिया। सबसे छोटा गांव? नहीं आइडिया सर, सॉरी सर। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। मेटावर्स एक टर्म है, क्या है ये? सर मेटावर्स एक कह सकते हैं वर्चुअल दुनिया है, जिसमें कि जो इंटरेक्शन थ्रू वर्चुअल मीडियम के थ्रू होगा। ठीक है। इसमें सर हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं अभी तो हम इमेज नहीं देख रहे होते हैं, या वीडियो कॉल पे है तो वो सिर्फ स्क्रीन पे है। वहाँ सर पूरा एक वर्चुअल रियलिटी टाइप की क्रिएट करेंगे, जहाँ आपको लगेगा कि आप बिल्कुल सामने बात कर रहे हैं। तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अयोध्या के संदर्भ में ये कहते हैं कि अयोध्या फतह हो गया। जी सर। अयोध्या 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। जी सर। तो अयोध्या फतह हो गया, यानी ये मुद्दा हल हो गया, अयोध्या को जीत लिया गया। मथुरा और काशी में क्या बाकी है आपको बताना है? भाई ये दोनों भी तो चर्चा में है, वहाँ भी विवाद है। जी सर। यानी अयोध्या का जो विवाद था वो खत्म हो गया। जी सर। मथुरा का विवाद चल रहा है अभी, काशी का विवाद चल रहा है। इसी संदर्भ में आपको बताना है क्या विवाद है, क्या बाकी है, क्या होना है। सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन मैं अगर आप अनुमति दें तो अनुमान लगाना हाँ चाहिए। बिल्कुल लगाइए। सर जैसे बाबरी मस्जिद का केस था तो वो सॉल्व हो गया। हाँ। तो एक उनको भी अपनी जगह मिल गई, वो जहाँ अपना मस्जिद बना सकते हैं, और ये बन ही रहा है राम मंदिर। ठीक है। वैसे ही जो मथुरा है और जो काशी है, वहाँ पर भी सर कोई धार्मिक स्थल है जिसका कि अभी निस्तारण नहीं हो सका है। उस धार्मिक स्थल का सर मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो उसमें सर यही था कि 1947 का एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का सर एक ऑर्डर आया था, जिसमें यह था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं उनका जो भी प्रारूप है, अगर वो मुस्लिम धार्मिक स्थल है या फिर हिंदू धार्मिक स्थल है, तो वो वैसा ही माना जाएगा। उसके बैक एंशियंट हिस्ट्री में या मेडिवल हिस्ट्री में जाके अगर उस पर कोई का मतलब PIL या ऐसी चीज़ें उस बेसिस पे अगर वो उसको रिक्लेम करना चाहे। ठीक है। तो काशी में वह कौन सा मुस्लिम धर्म स्थल है जिसको लेकर के विवाद है? मंदिर के बगल सर पढ़ा है न्यूज़पेपर में मैंने। विश्वनाथ जी का मंदिर है उसके बगल में। जी सर। ज्ञानवापी। हाँ सर ज्ञानवापी। अभी क्यों चर्चा में आ गया 2-4 दिन में फिर ज्ञानवापी? जी सर। नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। और ईदगाह मस्जिद मथुरा की? सर नहीं पढ़ा। अच्छा। सर ये इशू मैंने मतलब उसमें पढ़ा था नहीं, एडिटोरियल। अभी हिंदू लोग पूजा की डिमांड कर रहे थे, जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है पूजा नहीं हो सकती है जी सर। जब तक ये चल रहा है अभी मामला, इसलिए चर्चा में ये फिर से आ गया है। जी सर। चलिए अयोध्या पर हम लोग, ये मोहित पांडे का नाम आपने सुना होगा अयोध्या के संदर्भ में? नहीं देख सुना सर। नहीं पढ़ा नहीं सर। ठीक है। चंपत राय जी का नाम जरूर सुना होगा सर। नहीं ध्यान आ रहा है। अयोध्या के राजा इस समय कौन है? ऐसे तो रजवाड़ा रहा नहीं सर। लेकिन एक व्यक्ति हैं जिन्हें अभी भी अयोध्या का राजा कहा जाता है, माना जाता है। नहीं आइडिया है सर। प्राण प्रतिष्ठा शब्द से क्या आशय है? खूब चर्चा में है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी सर। वहाँ सर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी,
उसी आयोजन को सर प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं। मूर्ति स्थापित करने से क्या आशय है? सर ये हमारी हिंदू मैथोलॉजी में माना जाता है कि जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो वहाँ पे पूजा अर्चना प्रारंभ हो उसके पहले भगवान की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ और हवन वगैरह होते हैं। तो उसी को सर उसमें मतलब एक मूर्ति में जान डालना, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कह रहे हैं। हाँ, कुछ अभी तक वो मूर्ति ही है, पर उसको भगवान के रूप में चूंकि पूजना शुरू करेंगे भक्तजन, तो उसमें ठीक है, प्राण कुछ मंत्रोच्चारण करेंगे। जी सर। ठीक है। 22 को होनी है। कौन कौन लोग गर्भगृह में उस समय मौजूद रहेंगे? 5 डिग्निटरीज हैं। एक आपके प्रधानमंत्री जी हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जी सर। ये तीसरा चौथा पांचवा आप बता दीजिए। सर यही 2 नाम मुझे पता थे। अनुष्ठान का प्रारंभ कब हो रहा है? प्राण प्रतिष्ठा तो 22 को है, अनुष्ठान का प्रारंभ कब हो रहा है? सर मैंने सर इतना डिटेल से पढ़ा था, पर सर ध्यान नहीं दिया अपना। ठीक है। ये जो राम मंदिर बन रहा है उसमें जो पत्थर तराशे जा रहे हैं, कहाँ से लाए गए हैं? सर मकराना के हैं, राजस्थान एरिया के। और सर वहाँ नेपाल से भी लाया गया है सर, जिसको शिला ग्रह। ताजमहल में जो मार्बल लगा है वह कहाँ का है? वो भी सर मकराना का है। तो ताजमहल और राम मंदिर इस मामले में एक साथ रखे जा सकते हैं, जी सर। है ना? चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए, नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया हाँ, सर सुना तो नहीं है, लेकिन अनुमान लगा सकते। लगाइए। फोबिया मतलब सर डर होता है। हाँ ठीक है। नोमो मतलब इसको हम सर नाम से रिलेट कर सकते हैं, तो किसी के नाम का अगर सर। नहीं, मैं हेल्प कर रही हूँ। देखो, मुंह से मतलब मोबाइल, मोबाइल। नो उसके आगे लगा है और पीछे फोबिया लगा है। आप बताइए। नो मोबाइल फोबिया। हाँ, अगर मोबाइल सर पास में ना रहे तो आदमी बेचैन हो जाता है शायद। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये जो मोबाइल की लत है, मोबाइल की लत है, जी सर। वही है। यही सही तो बताइए। मोबाइल की लत का दुष्प्रभाव क्या है? मोबाइल की लत का सर दुष्प्रभाव सबसे पहला तो सर हेल्थ ही है। इसमें सर इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट सोने के टाइम आप इसको अपने आसपास मतलब ना रखें, दूर ही रखें। क्यों, क्या हो जाएगा? सर उससे बहुत, क्योंकि उसमें आप मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं रेडिएशंस हैं उसके आसपास। वो रेडिएशंस हमारे अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है। वेव्स की बात हम लोग करें तो आप तो फिजिक्स की स्टूडेंट है, बता पाएंगे कौन सी वेव्स निकलती है उसमें? सर रेडियो वेव्स। ऐसे मोटा मोटा जो रेडियो। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कर देते हैं। जी सर। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान कौन सा है हमारी हेल्थ को? हमारे सर हेल्थ को सर सबसे मेंटल है, नर्वस सिस्टम हमारा सर उससे दिक्कत में आ सकता है। नहीं, वो तो हम लोग पढ़ते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। जी जी सर। सर और क्या दिक्कत हो सकती है? हाँ, सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? सर मुझे तो सर यही ध्यान आ रहा है कि मेंटल से ही ज़्यादा सर है कि आपको चलिए जरा इसको स्लीपिंग बता सही से दीजिए। नहीं होगी, स्लीपलेसनेस। इसरो की उपलब्धियां इधर साल के शुरू में ही शुरू हो गई। जी सर। पहली 1 तारीख को, दूसरी 6 तारीख को। जी सर। 1 तारीख वाली बता दीजिए। एक्सपोसैट मिशन सर हमने लॉन्च किया था, जो कि ठीक ब्लैक है। होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करेगा। और अभी सर हाल ही में आदित्य L1 जो हमने लॉन्च किया था सन को स्टडी करने के लिए, वो हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट पे पहुंच गया L1 पे। तो ये 2 हमारी मुख्य उपलब्धियां हैं। और सर तीसरी उपलब्धि सर एक ये भी था कि जब हमने एक्सपोसैट लॉन्च किया था तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल भी साथ में भेजा था। तो उसकी सर उपलब्धि ये है कि वो यूनिवर्स में ही जो हमारे और भी मिशन फ्यूचर में जाने वाले हैं, गगनयान हो गया, शुक्रयान हो गया, तो उसको सर हम यूनिवर्स में ही कैसे हम अपनी स्पेसशिप्स को एनर्जी प्रोवाइड कर चलिए, सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किस तरह की प्रेस्टीज हमको मिली एक्सपोसाइट के साथ भारत को? सर USA के बाद बेसिकली हम दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए कुछ एक डेडिकेटेड मॉड्यूल भेजा है। और आदित्य L1 के साथ? आदित्य L1 के साथ सर सन पे और भी लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पहली ही बार में सफलता सर भारत को मिली है, और कम लागत में सर। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धता है।
ठीक है, चलिए एक अंतिम सवाल बता दीजिए, सबसे कमजोर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? कमजोर इन द सेंस कि पिछड़ा हुआ। श्रावस्ती सर ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और फिर तो इसका उल्टा ही बताइए, सबसे दबंग जिला कौन सा है? सर हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं, दबंग का तात्पर्य यहाँ पर माफियागिरी है। सबसे दबंग जिला सर ऐसा सच तो नहीं मुझे पता है कि मतलब इस संदर्भ में। सबसे खतरनाक जिला सर मुझे लगता है जो नेपाल बॉर्डर के आसपास है वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है। खतरनाक जिला तो आपका लखनऊ है, वो रेप के आधार पर जी मुझे सर इसके जानकारी रेप है जिसके आधार पर ये तय हुआ है। और दबंग जिला सीतापुर है, माफियागिरी। सीतापुर। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कम इन सर। क्या ये? कैसा महसूस कर रही हैं साक्षात्कार देकर? सर कुछ चीज़ों पे जैसे पॉलिटी का सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। हाँ, और बेसिक फैक्ट्स मुझे थोड़े से और सही करने पड़ेंगे। क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो गलत होना ही चाहिए। सारे सवालों का जवाब आपको आए और आप दे पाए, ये जरूरी नहीं है ना। ओवरऑल आप एक अच्छी कैंडिडेट है, हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। कैंडिडेचर आपका अच्छा है। जी सर। डिपेंड करेगा मेंस में आपने कितना अच्छा किया है। इंटरव्यू में अच्छा अंक आपको मिलेगा, लेकिन परफेक्शन तो वैसे भी नहीं आता, कुछ तो जी सर। सुधार करने की गुंजाइश रह जाती है। तो अगर आपको सजेस्ट करना हो कि आप क्या ठीक करिए, जी सर। तो जो इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट है वो आपका और स्ट्रांग हो सकता है। फर्स्ट मिनट में जब आप पूछती हैं आने के लिए, फिर अभिवादन करती हैं, फिर बैठती हैं, तो ऐसा सच कुछ ऐसा कोई बहुत फ्लॉ नहीं मिला उसमें, लेकिन उसको और स्ट्रांग कर सकती हैं। पूछती हैं तो पूरे एनर्जी के साथ आपने पूछा, और करीने से आप पूछ सकती, थोड़ा हम्बली। जी सर। रुक करके, थम करके, आराम से 3 कदम 6-7 कदम की दूरी है जब आप जाएंगी कमीशन में इंटरव्यू देने, तो इस तरह की टेबल नहीं, आपको ऐसे आयताकार टेबल मिलेगी। सामने बैठे होंगे 4 लोग, जी सर। और डिस्टेंस लेकिन करीब करीब यही होगी। तो 6-7 कदम में 3 कदम चल करके आइए, थम करके, रुक करके, आराम से वहीं से पहले अभिवादन कीजिए, जो भी आपका तरीका हो, गुड मॉर्निंग, गुड नून, जो भी बोले, या नमस्ते। जी सर। एक बार में पूरे बोर्ड को कीजिए, अलग अलग ना अलग अलग करने की जरूरत नहीं। कोई अगर लेडी मेंबर है तो आप उनको अलग से कर लीजिए। जैसे एक बार बोला, 3 लोग बैठे, एक बार बोला, पहले आई कांटेक्ट चेयरपर्सन के साथ, बाकी रोटेट कर लीजिए, सबकी तरफ एक बार देख लीजिए। अगर बोलना आपको एक बार है, अच्छा बोलेंगे। बोलते समय ही आप रोटेट कर लीजिए, देखिए आंखें घुमा लीजिए सबकी तरफ। बोर्ड को आप कर बस। रही हैं, बोर्ड भी आपको देख रहा होता है, ठीक है सर। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं। वहाँ तो 4 लोग बैठे होंगे, हाँ सर वो तो अलग अलग आप करेंगे तो जैसे नमूना सा हो जाता है कि हाँ वो हमें भी नमस्ते बोलने सर, में थोड़ा सा नमस्ते लगा सर, था। हाँ। हार्ड लगता है। जी सर, एक बार में। हाँ अगर कोई मैम है तो उनको अलग से कर दूँ। हाँ कर लीजिए, चाहो तो, नहीं तो बहुत शायद- जरूरी नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा उन सबको लगता है कि जो बॉयज कैंडिडेट होते हैं उनको थोड़ा लगता है कि अलग से कंसर्न। आपके साथ कुछ ऐसा नहीं, ठीक है सर। ये हो गया। जी सर। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक है। तो जो इंट्रोडक्टरी फेज था इंटरव्यू का, उसमें थोड़ा सा आपकी कंप्लेंट, जैसे आप बता रही हैं, जैसे आप जस्टिफाई कर रही थी कि छोड़ करके आप आना चाहती हैं यहाँ डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, तो उसमें थोड़ा कंप्लेंट सा लगा। तो आना चाहती, अच्छी बात, सभी बेटरमेंट के लिए आते हैं, जी सर। तो कंप्लेंट वाला लहजा नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप करना न चाहती रही हो, लेकिन कुछ ऐसा मत, थोड़ा और उसको करीने से बताइए जी क्यों आप छोड़ करके आना चाहती हैं। इसलिए जिस डिपार्टमेंट में हम सेवाएं दे रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, जी सर। ये ठीक कर लीजिए।
और उत्तर को थोड़ा सा समअप करिए ना। आपको आता है, आप बताती रहती हैं, एक्सप्लेन करती रहती हैं, कहीं तो आपको रुकना होगा ना, जब तक तो रोकना पड़ता है बोर्ड को। तो एकदम क्वेश्चन आप सुनिए ध्यान से, फिर 2-3 पॉइंट में उसका उत्तर दे दीजिए। लगे कि आप खत्म कर रही हैं, लगता ही नहीं कि आप खत्म कर रहे हैं उत्तर को। जी सर। ठीक है, आपको आता है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इतना सुनने की फुर्सत वहाँ किसको है? यहाँ तो हम लोगों ने दिया होगा 40 मिनट कम से कम आपको, वहाँ 20 मिनट तो अधिकतम मिलेगा आपको, मैक्स 20 मिनट। और 20 मिनट में 4 लोग सवाल करेंगे, सबको संतुष्ट करना है आपको। जी सर। और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। 2-3-4 सवालों में आप उलझा देंगी बोर्ड को, तो फिर बोर्ड क्या असिस्ट करेगा? आपको तो अपना रैपर्ट बनाना है ना, वहाँ पर फेवर चाहिए, जी सर। बटरिंग करके नहीं, ऐसे इम्प्रेस करके सवाल पूछे जाएं जी सर। तो जवाब दीजिए, और मतलब आप प्रिसाइज आंसर आपका होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। बाकी आपका जो अपीयरेंस है वो ठीक है, अप्रोच आपका ठीक है, कंसिस्टेंसी का भी देखें तो भी हाँ, अच्छा ठीक है। सही ये है। जो पर्सनालिटी के जो ट्रेड्स की बात हम लोग करते हैं, उस पर आप बिल्कुल खरा उतरती हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखती है, वो कर लेंगी, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मिडिल फेज में, बल्कि बाद में आपने चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया, मिडिल फेज आपका ठीक था। तो ठीक है, मैडम के पॉलिटी के सवालों का जवाब नहीं दे पाई, कुछ आप फैक्चुअल सवालों को हमने पूछा, सर वो सर ने अयोध्या पूछा। मंदिर और पढ़ ले डिटेलिंग में। हाँ, अयोध्या मंदिर ही क्या, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती है? सर दैनिक जागरण अभी पढ़ रहे, फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो एक कोई पढ़ती हैं, कौन संपादक है दैनिक जागरण के? सर वहाँ लखनऊ वाला आता था। संपादक तो दैनिक जागरण कोई एक ही है ना? सर संपादक। तो ये देख लीजिएगा, नीचे लिखा मिलेगा दैनिक जागरण के संपादक वैसे जो है आपके प्रधान संपादक संजय गुप्ता हैं, संस्थापक हैं स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त, लेकिन प्राय संपादक लोग पूछते हैं, तो संजय गुप्ता का नाम लीजिए, प्रधान संपादक है। प्राय पूछ लेते हैं ये सवाल लोग, हम लोगों ने नहीं पूछा है आपसे। सर लेकिन एक मैं अपनी कमी यही बताना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर सब फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन एक न्यूज़पेपर जैसे आपने अभी दैनिक जागरण बताया, अभी इधर पिछले 4-5 दिन का जी सर। पेपर लीजिए, और आपका इंटरव्यू कब है? 10/9 10 को है, जी सर। तो 9 तारीख तक पढ़िए। 10 का भी एक नज़र डाल करके सवेरे जाइए, उसको भी पढ़ के। ठीक है सर। न्यूज़पेपर ही पढ़ लीजिए बस, ऐसा आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं, बिल्कुल बढ़िया आपको पता है सब कुछ, कोई ऐसा फ्लॉ भी नहीं है। आपको 65-70 नंबर इंटरव्यू में मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा आप काम कर लें तो 2-4-5 नंबर आपको और मिल जाए, तो क्या हर्ज है? जो 65-70 है वो 72-75 72-75 पर पहुंच जाए मामला। जी सर। और कोई फ्लॉ ऐसा नहीं है आपके पर्सनालिटी में। और थोड़ा ना इतना परेशान मत देखिए, आप अच्छा बोल रही हैं, आपकी पर्सनालिटी सूदिंग है। आपसे बात करने के बाद सामने वाला आपको और सुनना चाहता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका जो आंसर है ना 3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन, इससे आगे नहीं जाए, ठीक है? जो पंच लाइनें हैं, जो पंचिंग वर्ड्स हैं, वो आ जाए आपकी पहली दूसरी लाइन में, और एक बढ़िया जो जा रहा है आपका। सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश, गलत जवाब मत दीजिए। नहीं आता है तो सारी बोल दीजिए, सारी बोलना भी उत्तर देने जैसा होता है। स्ट्रगल मत करिए आंसर में। और सर जो वो कभी कभी लगता है कि शायद मैं जो बोलूँ सही हो जाए, तो वो जो अनुमान लगाने वाली बात होती है। तो ये कभी आपको लगता है जैसे, तो पूछ करके अनुमान लगाती है, लगा परमिशन, दीजिए। विद परमिशन। जी सर। अरे 20 सवाल पूछे जाए तो 2-4-5 सवालों में आराम सारी बोलिए। कभी एक ऐसी स्थिति आ सकती हो सकता है कि इंट्रोडक्टरी फेज में 2-3 सवाल लगातार पूछे जाएं, जी सर। आप उसका जवाब न दे पाए तो डिमोरलाइज नहीं होना है आपको। सर एक क्वेश्चन मेरा और हाँ। है, जो हम इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि हम टीचिंग जॉब से क्यों शिफ्ट करना चाहते हाँ, हैं, तो तो सब एकदम ठीक है। सर बेसिकली यही बोल सकते हैं कि मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की पावर वहाँ पे नहीं है मेरे पास, तो जो कमियाँ मुझे नजर आप एकदम ठीक बोल रही थी सब चीज़ें, जी सर। बस केवल हम लोग वे ऑफ टॉकिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कंप्लेंट जैसा दिख रहा था जो आपने अपने
जी कॉलेज की बात किया। वही मुझे लगा, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, जो मैंने कास्ट वाली चीज़ बोली वो शायद। हाँ, उसको अवॉइड करिए, उसको अवॉइड करिए, उसको अवॉइड करिए। जी सर, ठीक है। लेकिन आप अच्छी कैंडिडेट हैं, आप परेशान न होइए। इंटरव्यू से पहले नींद पूरा लीजिए, हाँ, सो के रिलैक्स जाइएगा होकर एक के, दिन, आराम से relax रिलैक्स होकर के जाइएगा। नींद पूरा होना चाहिए, कम से कम 8-10 आज घंटे तो की। सफर करके आइए। हाँ, वो लग रहा है और थोड़ा सा कि चेहरे से just रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़। इस मतलब उस दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। पूरा एक नींद दिन लीजिए पहले आ अच्छे से। जाना शेड्यूल से। अब तो सर मैम यहीं रहेंगे। किस दिन है आपका? 10 तारीख। अब तो 10 रहेंगे, को। 10 हाँ। ही है। हाँ, 10 तो। ठीक है फिर तो, ठीक है, शुभकामना। चलिए, Thank गुड you. लक, डू वेल। ऑल द बेस्ट।